प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Alright. So we are on chapter 19. स्वाती, तू काल मला विचारलं तर मी आता फुल चॅप्टर वाचून जेवढे मुद्दे आहेत ना तेवढेच मी बोलते, त्यामुळे मला एक्झॅक्ट पेज नंबर नाही सांगता येणार आहे, कारण कधी कधी फुल पेज स्किप करते, त्याचं पॉइंट समजावून सांगते. अँड दॅट्स हाऊ आय टेक इट. ऑल राइट. अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो हाँ वैल्यू पेज नंबर सांगते मी तुला. chapter 19 and page number 26, 27, 20, 29, 229 page number. And this I'm going to read 2 pages because ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे हमने compassion को समझा, हमने strength को समझा, will को समझा, और कल हमने spaciousness, space क्या होता है इसको समझा. इस तरह ये और एक शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी है. वैल्यू, वैल्यू किसको बोलते हैं? वैल्यू इज अ क्वालिटी दैट रेफर्स टू वर्थ और सिग्निफिकेंस. क्या कीमत क्या है तुम्हारी, वैल्यू क्या है तुम्हारी ना, दैट इज. सो इट इज अ वर्थ और सिग्निफिकेंस, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो. या तो कीमत दिखाता है या तो महत्व दर्शाने वाला शब्द है ये. इट इज द एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ मीनिंग और सेटिस्फैक्शन in your life and how much importance you give to the people, things and situations in it. व्यक्ति, वस्तु, विषय, इनको तुम कितना महत्व देते हो, तो कितना महत्व, हाउ मच ऑफ इम्पोर्टेंस यू गिव. और दूसरा बोला तो जिससे हमारी जिंदगी को कोई अर्थ लगता है, यानी मतलब बनता है, या हमें संतोष महसूस होता है. तो ये चीजें बताने वाला शब्द है वैल्यू. Value is an underlying element in your experience that clearly affects how you live. Yet you never consider it as an experiential quality in itself. वैल्यू कोई अनुभव करने की चीज थोड़ी है कि इसका अनुभव लिया जाए. हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं. लेकिन देखो, जहां पे कीमत नहीं मिलती वहां पे हम वो काम नहीं करेंगे, या तो वहां पे हम ध्यान नहीं देंगे. क्यों? वो वैसे भी कीमत नहीं दे रहा है, वैसे भी तो हम क्यों उसे ध्यान दे. राइट. तो ये कीमत का इस तरह से हम कभी अनुभव में इसको ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन हमारे बहुत सारे निर्णय, हमारी बहुत सारी क्रियाएं, कर्म इस पर आधारित होते हैं. ये बेस होता है उस चीज का. You seldom think about it as separate from what seems to have value. अभी किसी चीज का अगर वैल्यू है तो मतलब कीमत, जैसे मैंने कहा ना कि 10 रुपया, 50 रुपया, नंबर्ड वैल्यू. तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू से हम where was I? You seldom think about it as separate from what seems to have value. तो इसको अलग से हम नहीं समझते. तो कितनी कीमत है वो नहीं हम, मतलब अमाउंट में हम गिनती नहीं करते इसकी. यू रेफर टू वैल्यू एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट्स. तो हम वैल्यू जो समझते हैं किसी भी चीज का भाव. ओके. अब ये भाव शब्द भी इंटरेस्टिंग है, दो हो सकता है, भाव और भाव. ओके. भाव, कितना भाव है और क्या भाव दिया. ऑलराइट. तो कितनी, या सो they convey two different meanings. So that is what they are talking about over here, that you refer to value as a characteristic of some certain objects, relationships, events, choices और concepts. किसी भी वस्तु, संबंध, कोई घटना है, कोई चॉइसेस है, कोई आइडियाज या कंसेप्ट है, तो वो उसका गुण के हिसाब से हम उसको कीमत देंगे. बहुत बड़ा गुरु बात करने वाला है, 100% प्रेजेंट ही. ओके. कोई छोटा मोटा या अनजाना भी है तो फिर वो हमको पता नहीं चलता. अगर अनजाना है तो पता नहीं चलता कि हमने कितनी कीमत देनी चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है.
ये हम तय नहीं कर पाते. Or else you believe it as an abstraction used to compare the relative importance of different things and experiences. Some have more value than others. कोई कोई अनुभव का महत्व ज्यादा होता है, कीमत ज्यादा होती है, किसी किसी अनुभव की कीमत कम होती है. तो वैल्यू ये शब्द, ये जो कीमत देना, ये जो भाव है, ये जो व्हाट वन मोर वर्ड आई यूज की, ये महत्व है, ये चीजें हम तय करते हैं depending on how we feel about them. It is an abstraction. पता नहीं है, अरे यार बहुत बड़ा है, कीमत ज्यादा है, that way. वैल्यू, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट की है ब्रांड एम्बेसडर्स ने. वो जो सीईओज है, जो सेल्स के लिए इंचार्ज है, वो लोग अपने ब्रांड का ब्रांडिंग करना, तो इसका वैल्यू एक्चुअल में कुछ हो ना हो लेकिन बढ़ा के रखना, इसको कहते हैं ब्रांडिंग. अगर मेरी, इफ आई अंडरस्टैंड इट राइटली, वैल्यू इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट एन ऑब्जेक्ट और एन एक्सपीरियंस मीन्स टू यू, आइदर बाय इटसेल्फ और इन रिलेशन टू अदर थिंग्स. जो भी हमारे दिल को छूते हैं, हमारे लिए जो भी अनुभव है, तो हमें जो महसूस होता है उस हिसाब से हमारे लिए वो महत्व का बनता है. एक ही अनुभव है, एक आई मीन एक ही घटना है, लेकिन हर एक पे अलग अलग उसका परिणाम होता है. कोई बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उन पे इट अफेक्ट्स देम अ लॉट. और कब कोई कोई, हाँ इट वाज गुड, ज्यादा प्रभावित नहीं होते. और किसी पे तो पालथ्या घड़ावर पानी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो भी डाला है वो बह जाता है, कोई प्रभाव नहीं होता. तो इस तरह से प्रभाव देने वाली ये चीज जो है वैल्यू. एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वैल्यू कैन वेरी ओवर टाइम और इवन पास फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. तो अगर कीमत हम कहते हैं किसी वस्तु की कीमत, ये बदल सकती है. आज ये कीमत है तो कल ज्यादा. अभी हम लोग कैसे हिसाब लगाते हैं कि बाबा दो ही बिक रही है तो नहीं परवड़ रहा है, इसलिए मैंने इसकी कीमत 100 रुपए लगा दी. लेकिन अगर मेरा सेल्स बढ़ जाता है, अगर मेरी 2 की जगह पे 10 बिक रही है, तो मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मुझे अभी. लेकिन क्या मार्केट में ऐसा होता है? उल्टा बराबर होता है, इसको कहते हैं ब्रांडिंग. हाँ, ये फॉल्स कीमत हो गई. अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ रहा है तो तुम्हारा कीमत कम होना चाहिए, तुम बढ़ा कैसे रहे हो? बट देन आई एम नो एमबीए, और मुझे बिजनेस का क्या पता. जानने दो. बट दिस इज मेरा, ये एक कॉमन कॉमन पर्सन का ये मेरा थॉट है. तो कीमत अलग अलग होती जाती है, और एक एक चीज की कीमत पास ऑन हो सकती है दूसरी चीज पे, दूसरी वस्तु पे. इनटू ब्रैकेट दिया है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी पीपल वॉइस मेल हैज अक्वायर्ड द वैल्यू वंस हेल्ड बाय द आंसरिंग मशीन. तो पहले आंसरिंग मशीन का जो कीमत हुआ करता था, अभी आंसरिंग मशीन को कोई भाव नहीं है, आउटडेटेड हो गया है. तो वॉइस मेल जो है, इसको ज्यादा कीमत या ज्यादा मायने ये रखता है. As an abstraction, it appears to exist in the mind as a tool for describing and assessing experience. अगर abstract, अगर इसका सोचा जाए वैल्यू के बारे में, तो हमारा जो भी अनुभव है, इस अनुभव का वर्णन और इस अनुभव का जो हमें महसूस हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन, और वो देने के लिए हम उस वैल्यू, इसको एक साधन, हमारा माइंड जो है उसको एक साधन करके यूज करता है. जो तुम्हारा माइंड, ओ बाप रे, दलाई लामा इतने बड़े, इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु, राइट? So that's a big thing that is happening over here. Does value originate in your experience or first arise in your mind? तो क्या वैल्यू पहले अनुभव में आता है या पहले मन में आता है? ये सवाल, कि मन में वैल्यू आया फिर अनुभव किया उस वैल्यू को, या अनुभव किया और फिर उसको वैल्यू दिया. तो कैसे है ये? हाउ डू यू टेक ऑन वैल्यू एट सर्टेन टाइम्स एंड लूज इट एट अदर्स? कभी कभी किसी चीज की बहुत कीमत होती है,
तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप सो मच। हाँ, कुछ सालों के बाद खो जाती है। अभी मिले तो हाँ ठीक है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो ये वैल्यू, ये जो ऑल्टर होता है, ये कैसे होता है? वॉट डज इट मीन दैट यू कैन फील वैल्यूएबल? हम कहते हैं ना, अरे यार मेरी भी तो कोई कीमत है। क्या है वो चीज जिससे तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम्हारी कुछ कीमत है? वो क्या चीज है? राइट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फील कैसे होता है ये? डज वैल्यू हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड एंड इट्स इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन? अगर हमारे पास माइंड नहीं है जो कंपेयर करता है, इवेल्युएट करता है, या जो तर्क वितर्क लगा के हाँ ये कितना वैल्यूएबल है इसके बारे में सोचता है, अगर ये माइंड नहीं है, तो वैल्यू नामक चीज है या नहीं है? हम्म? ये कुछ चिंतन मनन करने के सवाल यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। अब साइड हेडिंग है द मेजर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू की वैल्यू हम कैसे निकालें, इसकी गणना, इसकी गिनती कैसे करें? इन वेस्टर्न कल्चर देर इज अ जनरल अग्रीमेंट दैट वैल्यू इज रिसीव्ड, डिराइव्ड। तो सुनो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये जो 2 पेजेस है जो मैं पूरे पढ़ रही हूँ, एक हो चुका है, दूसरा कंटिन्यू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इन वेस्टर्न कल्चर देर इज अ जनरल अग्रीमेंट दैट वैल्यू इज रिसीव्ड, डिराइव्ड और क्रिएटेड। कीमत जो है ये दी जाती है, ली जाती है, या बनाई जाती है, क्रिएटेड। किस, कैसे, कौन से माध्यम से? थ्रू फॉर्चून। हाँ, थ्रू गुड फॉर्चून, अच्छा, अच्छा नसीब भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब ये अच्छा नसीब जो है, इसमें क्या क्या आता है? तो इनटू ब्रैकेट टैलेंट। अब तुम नसीब से अच्छा गाने वाले या बजाने वाले हो, या शिल्पकार हो, या जो भी राइटर हो, या जो भी है, राइट? सो टैलेंट। दूसरा लुक। अब पैदाइश, अब दीपिका पादुकोण वैसे पैदा हुई थी, है ना, ये उसका नसीब, लुक्स। दूसरा, तीसरा इनहेरिटेंस। टाटा बिरला के घर में पैदा हो गया, राइट, उसका बेटा है, अंबानी का बेटा है, वट एवर, और जो भी आनी हो गए उन सब का बेटा है। तो दिस बिकम्स, so this, so again I will repeat, value is received, derived or created through good fortune like talents, looks, inheritance. ऑल्सो इसके अलावा हार्ड वर्क, मेहनत करके भी राजा, रंक से राजा बन सकते हैं। स्कूलिंग, अच्छा शिक्षण लेके भी। तीसरा, एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, अगर तुम्हें बहुत सारे लोग चाहते हैं, मानते हैं, तो वो बात होती है। थेरेपी, सोच समझ के अगर हमने अच्छी थेरेपी ली, और जो हम खुद को बहुत कम समझते थे, यू हैड वेरी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, so then through therapy you regain your value। कोई मुझे दे या ना दे, मैं, मतलब मेरी वैल्यू है, ये मुझे ही महसूस होना, ये थेरेपी के माध्यम से हो सकता है। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से भी हम, अरे मैं एक जीवात्मा हूँ। पहले तो इस जीवात्मा के बारे में इतना कीमत नहीं था। हाँ, इसी जीवात्मा को तुम खुद को ही इतनी हानि करते थे, खुद को ही कोसते थे, खुद को ही क्रिटिसाइज करते थे। अभी क्या हुआ, लाइक अचानक मेडिटेशन में वो वननेस एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये सब मेडिटेशन। तीसरा है इनर वर्क, जो मैं और हम सब करते हैं, वो है खुद पे ही कंटिन्यूअसली काम करते रहना, अपनी ही शुद्धि क्रिया करती रहना, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे ऐसे बहुत अनेक कारण हैं जिससे कीमत ली, दी या बनाई जाती है। इट डजेंट मैटर हाउ इट कम्स, कैसे ये कीमत आई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द अनशेकेबल बिलीफ everyone carries is that you must earn value, be given it, be blessed with it, or in some way receive it। हम सब ये समझते हैं कि कीमत या तो कमानी चाहिए, या तो मिलनी चाहिए, या तो
पैदाइशी मतलब ये आशीर्वाद के रूप में होनी चाहिए, या तो कैसे भी किसी भी तरह से प्राप्त होनी चाहिए। तो उस वो कीमत का एक प्राप्त होना, ये हम समझते हैं। इट इजंट देयर एज अ नेचुरल बर्थ राइट। कहने का मतलब ये है कि मेरी कीमत, मेरे अस्तित्व की कीमत, ये जन्म सिद्ध अधिकार और जन्मतः है, ऐसा हम कोई नहीं मानते। कि मेरी कीमत, मैं क्या, हम क्या कहते हैं, मैंने बनाई है। आई हैव मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ, आई हैव वर्कड हार्ड टू अर्न सो मच। मैंने जिंदगी में ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, अब तो मुझे कीमत, इस तरह से मैंने अपनी कीमत बनाई। मैं कुछ भी नहीं थी जब पैदा हुई, तब मैं कुछ थी न, मेरा कुछ था न, मैंने कुछ किया। अब बाद में करके मैंने अपनी कीमत बनाई। सही बात है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हम सब ये समझते हैं, बिल्कुल। ओके, अब देखो, दिस इज वेयर योर हिस्ट्री एंड द जज कम इन। किसने कहा ये तुमसे? ये तुम्हारे इतिहास और वो तुम्हारे अंदर की आवाज जो है, वो जो जज है, इसने ये पाठ आपको पढ़ाया है। लाइक एवरीवन एल्स, your parents believed in value as an acquired quality, so they did not recognize or mirror your own inherent value. तुम पैदा हुए हो, यही कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो, यही तुम्हारी कीमत है। ये हमारे माता पिता को जब महसूस नहीं हुआ, तो वो हमें कैसे महसूस कराते? ना उन्हें खुद महसूस हुआ, ना वो हमें ये महसूस करा पाए, क्योंकि वो भी सबकी तरह यही मानते थे कि पैदाइशी तो कोई कीमत नहीं होती, कीमत प्राप्त करनी होती है। यू हैव टू, यू हैव टू आइदर रिसीव इट और वर्क फॉर इट और वॉट एवर। ठीक है। दे अनडाउटेडली वर अवेयर ऑफ इट, बट एट्रीब्यूटेड इट टू समथिंग अदर देन हु यू वर एज अ ह्यूमन सोल। तो मालूम है कीमत के बारे में उनको कि भाई मुझे बच्चा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आत्मा है तुम आत्मा हो, इस तरह से वो तुम्हारे तरफ उन्होंने कभी देखा नहीं। इट्स लाइक डॉक्टर न्यूटन हमेशा कहते हैं कि इफ एवरीवन, ये क्या हो गया, व्हाई कांट आई म्यूट? हाँ, इफ एवरीवन, इज दिस ओके? आई एम सॉरी, हाँ, 1 सेक. झालं ना म्यूट झाले. हा, नाही आत्ता आला, मला तो arrow सापडत नव्हता. या ओके. If everyone, Dr. Newton used to say this, if everyone looked at that their child and just thought, oh, a little Buddha has been born to me. अगर हर माता पिता अपने बच्चे को कृष्ण या यू नो भगवान समझते, तो वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अलग तरह से करते। और ये सही बात है। भगवान हम बोलने के लिए बोलते हैं कि, अरे, बच्चे को हम बोलने के लिए बोलते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन बहुत कम देखने मिलता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को भगवान समझ रहा है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वो छोटा सा बच्चा, वो जो नवजात शिशु जिसको हम कहते हैं, उस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। अगर उस बच्चे को भगवान का रूप समझकर अगर उसकी तरफ देखा जाए, तो परवरिश बहुत बहुत अलग होगी। कभी तुम्हारा हाथ उन पर नहीं उठेगा, कभी तुम अपशब्द उनको नहीं बोल पाओगे। हम ना ही बच्चे को मारते हैं, हम बहुत, हमारे मुंह से क्या क्या निकलता है, बहुत बुरा भला कहते हैं बच्चे को। और ये इतना महीने भर से, 1.5 महीने से हम ये किताब पढ़ रही है, यही हमारा लेसन है। हाँ, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, कि हमने को बचपन में जो बोला गया, जो हमारे साथ हुआ, उसके वजह से आज जो भी हम है, हम है। कल परसों के डिस्कशन में
जो लोग समझते थे कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन विथ मी, उनके भी अंदर दुखी बच्चा निकला। सच बात है ना, हमने जो चर्चा की उसमें से, है ना। या सो दिस इज व्हाट दैट। आरती बेन, आज सुबह में भी बाजार जाके आई ना, जी। इतना हल्का फील, इतना अभी आनंद है अंदर। हाँ अंदर का जज जो जो बोल रहा था ना, अपना अपनी जो हाँ लेसन चालू है ना, हाँ। वही पकड़ने को आया। उसकी यस, वजह से इतना हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग बिल्कुल। रहा है कि फ्लाइंग स्काई में, उड़ रहे ड्रीम ऐसा लग रहा है। उड़ रहे, सच इतना बात है। जज हैरान करता था। आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन, क्योंकि वो जैसे कि वजन कोई उठ गया हो, हाँ, है ना, बोझ था कोई जो अचानक से निकल गया हो, ऐसा महसूस हो रहा मालूम ही नहीं था कि ये जज का आवाज था। है। इतना है, और क्या क्या बोलता है और क्या क्या करता है। सही, सच बात है। આરતીબેન यही मेरा અ, भी अनुभव है जी। આરતીબેન મારો जी। અનુભવ કહું. हम्म। કાલે અમે છે ને સુરત થી બપોરે જમીને નીકળ્યા અને हाँ। સીધા 6:30 મુંબઈ. हम्म। કન્ટિન્યુ મારા હસબન્ડને ગાડી ચલાવી. हम्म। પણ અમે બેઉ જણા સતત એક આરતી કે ભજન બોલતા બોલતા આવ્યા. हम्म। એકદમ વાતો કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લેતા, તો મને આવીને કે હું તો મને ખબર જ નથી પડતી કે મેં ગાડી ચલાવી છે. हाँ, એટલે એટલો આપણે હલકા થઈ કરેક્ટ। જઈએ હા, છીએ. હલકા જઈએ, થઈ જઈએ, અને આપણી જે અંદરની તાકાત છે ને, આપણી હા સ્ટ્રેન્થ જે છે ને, એ સ્ટ્રેન્થ સહજ યુઝમાં આવે, હા સાચે. સહજ વપરાય। હમ। ફર્સ્ટ ટાઈમ મને બી એવો અનુભવ થયો કે અમે નોનસ્ટોપ ગાડી લઈને એને, મારા હસબન્ડ તો ઘણી બધી વાર સ્ટોપ કરે તો એને बराबर। બી કન્ટિન્યુ यस, ચલાવતા આવ્યા એમ. वो भगवान चला रहे थे तुम्हारी गाड़ी, तुम तो मग्न थे उनके साथ। સાચે એટલો અનુભવ કરે એ બી. ब्यूटीफुल, 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 बहुत ને अच्छी। રાતના બી આવીને મને કે મને તો ખબર જ નથી પડતી કે મેં ગાડી ચલાવી છે એમ. वाह वाह, क्या बात है। हाँ, नाइस। हाँ सुप्रिया, बोल। अ, हे पुस्तक वाचताना, सोल विदाउट शेम, हम्म। मी खूपसे लेक्चर्स तिकडे ऐकले हम्म। जेव्हा मी बाळाबरोबर होते. हम्म। तेव्हा मी खूप चांगला अनुभव घेतला की हम्म। ते सोल म्हणूनच मी त्याच्याकडे बघत होते. बघत होते। म्हणजे वाह वाह। ओवीच्या वेळी माझं फिलिंग वेगळं होतं. ओवी हम्म। झाली तेव्हा प्रेशर, टेन्शन आपल्याला वाढवता येईल की नाही, आपली बरोबर। मदत सफिशियंट आहे की नाही. पण हम्म। ह्यावेळी बरोबर उलटं झालं. हम्म। गेल्यापासून येईपर्यंत इतकं सगळं स्मूथ आणि त्या हाँ, बाळाकडे बघायची दृष्टिकोनच बदलला. बदलला। इतका आनंद मिळाला, इतका आनंद मिळाला, खरंय। की खरं फरक पडतो म्हणजे ह्या खूप फरक वातावरणात राहून, असा खूप। विचार करून, हम्म। असं चिंतन करून हम्म। वागण्यात खूप फरक पडला आणि हम्म। स्ट्रेंथ आणि दोघांमधलं आमच्या दोघांचं कोऑपरेशन होतंच. हो। पण त्यांच्या आई-बाबांचं पण सहकार्य मिळालं आणि ते हम्म। बाळ वाढवताना एक वेगळ्याच ह्याच्यात होतो विश्वात. हम्म। आणि ते रिझल्ट त्या बाळाकडे बघितल्यावर कळतोय, की ते बरोबर। किती हम्म। नॉर्मल करेक्ट। पेक्षा खूप सरस वाटतंय. हो। हे जाणवलं मला. हे राईट। जाणवलं. तो भाव येस. जो आहे तो आपला आहे। काय होतं की जसं जसं बाळ मोठं होतं आणि त्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते ना, तर आपल्या हिशोबात न बसणाऱ्या गोष्टींना आपण नावं ठेवायला सुरुवात करतो। सांगितलेलं ऐकलं नाही म्हणून आपण काय पण बोलतो, नावं ठेवतो, जे मी म्हणते ते। सो आपल्या हिशोबात नाही बसलं की आपलं बिनसतं। जोपर्यंत न्यूबॉर्न बेबी आहे, तो आपल्याला न उलट उत्तर देतोय, यु नो, त्याची रिॲक्शन चालू नाही आले, तर त्यावेळेलाच आपलं कॉन्शियसनेस स्थिर असेल आणि आपलाच अप्रोच त्याला देवाकडे असेल, तर त्याचंही रिॲक्शन आणि त्याचंही पुढे त्याचं वागणं बदलत जातं। त्याचे मूळ गुण असणार आहेत, त्याचे स्वतःचे कर्मसंस्कारांचे हे घेऊन आलेलं असणारच आहे, पण खूप फरक पडतो। व्हेरी ट्रू, कारण आपल्या कॉन्शियसनेस मध्ये फरक पडतोय। अँड फायनली इट इज ऑल अबाउट अस, राईट? सो अवर कॉन्शियसनेस इज स्टडी, अवर पर्स्पेक्टिव्ह इज प्युअर, हे एन्श्योर करणं आपलं काम आहे। मग त्याचं पुढे काय होतं काय नाही ही अनदर स्टोरी। दॅट व्हॉट एव्हर इट इज, या सेम कॉन्शियसनेसनी जे काय पुढे होईल त्याचाही स्वीकार करणे, कारण ती આરતીબેન, सवय तोपर्यंत होऊन जाईल। हा, અમારી ફેમિલીમાં જ્યારે બી બાળકનો જન્મ થાય ને તો અમે એને કૃષ્ણ જ કહીએ. कृष्णच બધા काही। કાનો જ કહીએ. કાનાને બોલાવા જઈએ છીએ, हा, કાનાનું આ, અને દીકરી येस, જન્મે તો માતાજી કહીએ. बराबर। એટલે ઈ જ્યાં સુધી એનું નામ ન થાય ત્યાં સુધી એને માં કરીને જ બોલાવીએ અને દીકરાને बराबर। કાનો જ કહીએ કે हाँ, કાનો આવ્યો છે सी ઘરે. सी सी हाउ दिस वर्क। मुझे
मुझे अभी हंसी आई क्योंकि मेरे को एकदम याद आ गया। अभी परसों मैं भी, हम लोग हस्बैंड और मैं आ रहे थे तो उनके एक दोस्त की बात हो रही थी जो शेट्टी है। तो वो लोग होटलिंग, इन लोग के शादियों में भी ना, इन लोग का क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, डाउरी। ये डाउरी जो है, ये भी 2 होटल दिए, 4 होटल दिए। हाँ, ये उनकी डाउरी हुआ करती थी। और उनका एक दोस्त है जो अनफॉर्चुनेटली गुजर गया। तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे और वो बोले कि पता है देखो कि शेट्टी लोगों के घरों में जब वो बच्चा पैदा होता है तो छोटा शेठ, वो पैदाइशी बच्चे को शेठ करके संबोधते हैं। ये वो मुझे बता रहे थे। हाँ, क्यों? वो पैदा ही शेठ। फिर वो कितना भी रिच होने दो, पुअर होने दो, उसकी बात नहीं है। लेकिन घर का जो बच्चा है उसको छोटा सेठ, बड़ा सेठ, बाद में वो बड़ा सेठ हल गया तो वो छोटा बड़ा सेठ बन जाता है, उसका छोटा सेठ पैदा होता है, लेकिन सेठ बोलते हैं। द चाइल्ड ऑलवेज फील्स लाइक ही इज द रूलर। द चाइल्ड ऑलवेज फील्स दैट ही इज, उनका सेल्फ एस्टीम बोलता है देखने जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उनको सेठ ही तो बुलाते हैं। all the servants will refer to them as Seth. तो अभी ये जो हंसा बहन बोल रही है, अगेन दैट इज लाइक व्यवहार में हो गया, वेर यू वांट टू क्रिएट अ सर्टन इमेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन यस, किसी भी बच्चा जो पुत्र है उसको कान्हा बोलना, और जो है पुत्री है तो माता जी बोलना, तो वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही वैसा रहेगा। हाँ, फिर वो अगर तुम माता जी, तुम्हारे घर में अगर बच्ची को माता जी बुला रहे हो तो अब्यूज तो बहुत दूर की बात बन जाएगी। तुम अपशब्द भी नहीं बोल पाओगे। हाँ, उसको सताना या उसके साथ दुराचार करना या दुर्व्यवहार करना, इसकी तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। सो दिस इज आउट। यस, थैंक यू। यस सुप्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बिकॉज जब जब नए बच्चे आते हैं तो सच्ची हमने अभी हमारा नजरिया हम बदल कर उनको देखते हैं। ब्यूटिफुल। सो they undoubtedly were aware of it but attributed it to something other than who you were as a human soul. The inability to recognize their own inherent value makes it very difficult for parents to accept its implicit presence in anyone else, even their own children. ये हमने जो अभी बात की वो, अगर तुम खुद को आत्मा महसूस करते हो तो दूसरों की आत्मा दिखेगी। जब खुद की ही आत्मा आत्मा नहीं लगती तो दूसरों की आत्मा को क्या देखोगे। एज अ रिजल्ट, मीटिंग सर्टन स्टैंडर्ड, as a result, you got a clear message that value was achieved in certain ways by meeting certain standards. तो पैदाइशी ही तुम्हें ये समझाया गया कि अगर ये होगा, इस तरह से होगा तो कीमत मिलेगी, वरना कीमत नहीं मिलेगी। हाँ, सबसे टॉर्चर वाली बात है बच्चों को बुलाना, गाना गा के सुना, पोइट्री बोल के सुना। उनके लिए ये टॉर्चर वाली बात है कि वो अभी उनका मूड होगा, कभी कभी नहीं होगा, वो खुद से बोलेंगे तो बोलने दो, लेकिन हम उनको फोर्स करते, नहीं बोलेगा ना जा कट्टी, या तो वो मेहमान चले जाने के बाद इतना मैंने तुझसे बोला कि उनको, यू वांट टू इम्प्रेस द गेस्ट एंड यू आर आस्किंग द चाइल्ड टू बी द मंकी फॉर इट। है ना। और ये बोल के दिखाओ तो मैं ये दूंगी, चॉकलेट हाँ, दूंगी या पिज्जा हाँ, दूंगी, ऐसे ब्राइब। तो देखो ब्राइब। कितने, या ब्राइब, सो कितने यंग एज से ये सिखाया जाता है कि कीमत बनानी पड़ती है, कीमत के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, ये बताया जाता है। इफ यू डिडंट मीट दो स्टैंडर्ड्स और एंगेज इन द प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज, यू केम टू बिलीव दैट यू वर नॉट एज वैल्यूएबल। अगर तुम्हें देखा, तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुमने नहीं किया ना, सो दैट वाज वेरी बैड, जाने दो, एंड देन यू से, या तुम बुरे हो, या तो तुमको कुछ वट एवर यू माइट से समथिंग बैड टू द चाइल्ड। तो तब वो बच्चा समझता है कि ओ, मैंने ये किया तो मुझे कीमत मिलेगी, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं बुरा बच्चा हूँ। ये उसके मन में बैठ जाता है। फ्रॉम देन ऑन यू मेजर्ड योर वैल्यू अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स। बहुत मेहनत करोगे तो ही होगा, तो मेहनत करना ये स्टैंडर्ड बन जाता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा वैल्यू होगा।
The real problem, however, is that you came to see yourself as something other than your soul nature. तुमने खुद को बहुत कुछ समझा, ये ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पर जो एक्चुअल में हो वो छोड़कर तुमने सब कुछ अपने आप को समझा हुआ है. When you are experience, value is an essential part of that nature. हाँ, स्वभाव, आत्म भाव, आत्मा का ही कीमत, वो यू कैन नॉट प्लेस अ टैग ऑन इट. ऐसा ऐसा है वो आत्मा का वैल्यू, लेकिन कभी भी वो वैल्यू महसूस नहीं हुआ. व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ एज द ट्रू नेचर ऑफ द सोल, यू हैव वैल्यू एंड यू आर वैल्यू. कीमत तुम खुद हो, तुम खुद भाव हो, तुम ऑलरेडी हो. तुम मनुष्य योनि में तुमने जन्म लिया है, उधर ही तुम्हारी कीमत. एक आत्मा ने शरीर रूप धारण किया है, तो तुम क्या बोलते हैं, म्हणजे कीमतवान कहना चाहती हूँ मैं, जैसे शक्तिवान होते हैं वैसे, कि भाई यू हैव वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू, मूल्यवान. मूल्यवान ऑलरेडी हो तुम. तुम्हारा मूल्य जन्म से ही है. Yes, right? So, when you are identified with something other than your soul nature, you do not experience having value, much less being it. So, ultimately, it was giving up your own recognition of your own true nature that cut you off from knowing your own value. खुद को ही न जानना, खुद को ही जाना नहीं, खुद को ही पहचाना नहीं, अपनी ही कीमत खुद ही कम कर दी और खुद से ही दूर हो गए. हाँ, ये बात बन गई. Your judge has developed many different standards and beliefs about the parts of life that are valuable, but its overriding principle that has dominated your life is that you are not intrinsically valuable. किसी को जिंदगी के इस पहलू में ज्यादा कीमत लगती होगी, किसी को फैमिली में ज्यादा वैल्यू है, किसी को बाहर ज्यादा वैल्यू है और घर की मुर्गी दाल बराबर, या ऐसे अलग 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 कीमत अपनी अपनी सबको है. लेकिन खुद की कीमत, इट्स ओवरराइडिंग दैट डोमिनेटेड योर लाइफ इज दैट यू आर नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल. मैं हूं, यही काफी है. दिस रिमाइंड्स मी दैट हमने जो पावर वर्सेस फोर्स पढ़ा, वहां पे एक उन्होंने वाक्य लिखा था कि few yogis are sitting, in the Himalayas. एक्चुअली उनके एनर्जी पे हम सब चल रहे हैं. उसी तरह उन्होंने हमको समझाया, अगर तुम मेडिटेशन बैठ के करते हो तो 10,000 लोगों पे तुम्हारा प्रभाव गिरता है. उन पे तुम्हारा जो मेडिटेटिव स्टेट का जो कामनेस है, जो रिलैक्सेशन है, ये 10,000 लोग पे इसका परिणाम हो सकता है. अब इस क्या मतलब हुआ, तुम्हारा अस्तित्व ही काफी है, यही मतलब हुआ ना. तुम हो, यही काफी है. अगर तुम नहीं होगे तो मिस होगा, तो तुम्हारा एनर्जी जो है वो मिस होगा. बट जस्ट योर एनर्जी प्रेजेंस कैरीज सो मच वैल्यू. It is intrinsically valuable, right? So you must get, so your judge has developed many different standards. You must get value in ways other than just being who you are. As long as you believe this, the judge will have a strong influence over you. अगर तुम ये मानते हो कि जो तुम हो इसमें, उसमें से तुमने तुम्हारा भाव बढ़ाने की जरूरत है, तुमने तुम्हारी कीमत बढ़ाने की जरूरत है. अगर तुम ये मानते हो तो 100% तुम नहीं, तुम्हारा जज तुम्हें चला रहा है. ही इज द ड्राइवर इन द सीट, हु इज ड्राइविंग योर लाइफ. આરતીબેન, મોટિવેશન ના सब प्रोग्राम હોય तो है ना, जज को ही फूले फाले. या वही तो, उसको ही सब उसी के लिए होता है. एवरीथिंग इज फॉर द जज. या सो
you must if you don't accept the judges, as long as you believe this, the judge will have a strong influence over you. If you don't accept the judge's position, then your task is not to learn how to value yourself, but to understand why you don't see your own inherent value. हम्म? अगर विश्वास नहीं है तो इतना ही सोच लो कि अपनी ही कीमत खुद को क्यों नहीं दिखती। कितने लोग, जैसे सोशल मीडिया पे देखो कितने फॉलोवर्स है, कितनों ने तुम्हें थम्स अप दिया, कितनों ने तुम्हें हार्ट्स दिया, अकॉर्डिंगली तुम्हारी कीमत। बट खुद की कीमत है भी या नहीं है, राइट? ये बात है। यू सिंपली नीड टू बी, यू डोंट हैव टू मेक समथिंग हैपन, यू सिंपली नीड टू बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोर द फैक्ट दैट यू वैल्यू एनीथिंग बट योरसेल्फ. Each time you turn towards something else as the source of your value, in the moment you must ask why. हाँ, पति ने घर पे आके पूछा नहीं, हेलो नहीं कहा, पत्नी ने घर पे आके पूछा नहीं क्या तुमने आज दिन कैसा था, तो मेरी इस घर में कोई कीमत नहीं है। हर बार जब तुम खुद को पकड़ो कि भाई अगर मैं किसी ग्रुप में जाती हूँ या किटी में जाती हूँ तो मुझे कितने लोग पूछते हैं, ये बात से मेरी कीमत कितनी है, कितना गिराव। मैं टीचर्स जानती हूँ, योगा टीचर्स जानती हूँ, वो अपनी कीमत इस हिसाब से लगाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, उसके हिसाब से अपनी उनकी कीमत होती है। तो जब भी ऐसा कोई तुम्हारे साथ हो, जब भी हमारे साथ ऐसा होगा, हमने ये खुद को पूछना है क्यों। क्यों? अगर मैंने मेरा काम किया जो भी सिखाना है, उसके बाद किसी ने भी मुझे अप्रोच नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ा तो क्यों पड़ा? अगर फर्क पड़ा तो क्यों पड़ा? हाँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाउ डिड यू लर्न टू वैल्यू समथिंग एल्स मोर देन योर ओन बीइंग? खुद को पूछो, खुद के अस्तित्व को छोड़ के दूसरी चीजों की कीमत कैसे तुमने बढ़ा दी, उनको उतना महत्व कैसे तुमने दे दिया। ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चन। हाँ, वैल्यू के बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बोलो। આરતીબેન जी, એમ કે ને કે તમે તમારી વેલ્યુ નહીં કરો તો બીજા કોણ કરશે? બરાબર છે, ઈ પણ એક વાત છે કે પોતાની વેલ્યુ પોતે નહીં કરો તો કોણ કરશે? બીજું કોણ કરશે? એ આપણે ઘણી વખત એ શબ્દ બોલતા હોય કે તમે તમારી વેલ્યુ નહીં કરો તો બીજું કોણ કરવાનું છે? બરાબર છે। મને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો, હું આરતી મેડમ છું, હા. જો હું એવો જવાબ આપું તો पहले से ही खुद को सेठ बोल लो। लेकिन ये अलग तरह की वैल्यू ये हुई, अलग और तरह की- जीवन ही खुद, मैं जीवन ही वही- खुद वैल्यूबल है, इसके अलावा Yes. कुछ है ही नहीं। जी जी जी, मैं अभी वही बोलने वाली थी कि वो वाली वैल्यू के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट अपने अस्तित्व के, अपन जो भी है, वॉट एवर इट इज, हमारा पंचकोश और हम जो भी है, उसको हमें ही कीमत होनी जरूरत है। जाने दो सांसों को कहाँ वैल्यू देते हैं हम, हमारे प्राणमय कोश को कितना वैल्यू देते हैं हमने? ना हम बॉडी को वैल्यू देते हैं, ना हम माइंड को वैल्यू देते हैं, ना ही हमारे ब्रेथ को वैल्यू देते हैं, ना ही हमारे इंटेलिजेंस को वैल्यू देते हैं। अगर हमने बॉडी को वैल्यू दिया होता तो उसे मिसट्रीट नहीं करते, अगर हमने माइंड को वैल्यू दिया होता तो कुछ भी बकवास नहीं सुनते, हाँ, 3 मंकीज बन के बैठते। अगर हमने हमारे सांसों को वैल्यू दिया होता तो उसको वेस्ट नहीं करते, टाइम पास में वेस्ट नहीं करते। सांस चल रही है तो अब लोग बोलते हैं ना, अब क्या है जिंदगी में, बस अभी तो क्या हो गया सब कुछ, जब रिटायर हो गए, सब कुछ कर लिया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब खत्म कर ली, तो अभी क्या है, कुछ नहीं है करने को, क्या करना है अब, जी के भी क्या करना है आगे, ये भी सवाल पूछता है, अब क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा थेरेपी की जरूरत है उनको, बिकॉज दे डोंट वैल्यू। तो मैं पूछती हूँ उनको, पर तुम्हारी सांस तो अभी चल रही है, तो क्या करना चाहोगे? कुंभक? परमानेंट? परमानेंट कुंभक करना चाहोगे क्या? Anyway, most people's sense of value and self-esteem lacks this inner center. It fluctuates according to ups and downs of family.
तो हमारी कीमत ना, जिंदगी जब कठिन है, जब मार्ग कठिन है, जब कठिनाइयां आती है जिंदगी में, तो फिर हमारी कीमत हम कम कर देते हैं। और जब अच्छे दिन चलते हैं तब हम शेड बनकर हमारी कीमत बढ़ा देते हैं। ऐसा भी होता है। द ट्रू सोर्स ऑफ वैल्यू, तो ये जो हमारी वैल्यू है, इसका सही मायने, इसका उगम कहाँ से है? हाँ, इसका सोर्स क्या है? थोड़ा एक पेज इसके ऊपर बहुत अच्छा है। व्हाट इज द ट्रू सोर्स ऑफ वैल्यू? ये कीमत आती कहाँ से है? वी हैव सीन दैट इट कैन सीम टू कम फ्रॉम सर्टन गुड फीलिंग्स। हमने ये देखा है कि हमारी कीमत हमारे ही मन में, हमारे ही जहन में बढ़ जाती है जब हमारी क्षमता बढ़ती है, जब हमारे अंदर जॉय इन क्रिएटिंग न्यू वर्क। अगर हम कुछ नया बनाते हैं, नई डिजाइन, नई रेसिपी, नया स्ट्रक्चर, जो भी कुछ, नई आइडिया, नया कंसेप्ट, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वो बनाते हैं, तो हमें बहुत लगता है कि हाँ हाँ, आज मैंने मेरा समय जो है, या मेरी ताकत जो है, या मेरी बुद्धि जो है, ये मैंने सही मायने में आज मैंने कुछ तो भी किया। आज मैं कुछ, मेरी कुछ तो कीमत है। कल मैंने कुछ नहीं किया था तो कल मेरी कीमत नहीं थी। So what is the true source of value? We have seen that it can seem to come from certain good feelings into bracket, capacity, joy in creating new work. At other times, from specific activities, possessions or accomplishments, जैसे कि quality cabinet making, money making, national award। अगर हम तुमको नेशनल अवार्ड मिला है तो या तो तुमने बहुत पैसे कमाए हैं, तो तुमने जिंदगी में कुछ किया है। ये बहुत बहुत कॉमन बिलीफ है कि अगर तुमने जिंदगी में पैसे कमाए हैं तो तुमने जिंदगी में कुछ किया है, वरना तू कौन थी? आई वॉज अ हाउसवाइफ। कोई कीमत नहीं। ये बोलने वाला खुद बोलता है। ओके, थैंकफुली मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा कि घर बैठ के मैंने बहुत कीमत मेरी बढ़ा दी है। यू नो, और जो भी इस घर में आता है ना, उसके ऊपर कम से कम 50% मेरा हक है। तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं जाके पैसे नहीं कमा रही हूँ तो पैसा मेरा नहीं है। ऑलराइट, दिस इज अगेन दिस दोज हु फील दैट वे, इट कम्स फ्रॉम लैक। Okay, from the feeling of lack. But anyway, so what they are saying here is sometimes value seems to arise as a result of meeting social or personal standard. हाँ, कभी कभी, अच्छा ये तो है, पैसा है, नेशनल अवार्ड्स है, या तुमने कुछ क्वालिटी का काम किया है, या तुमने कुछ बड़ा काम किया है, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा कीमत मिलती है सोशल और पर्सनल स्टैंडर्ड्स जो भी तुमने बनाए हैं, उससे भी कीमत मिलती है। हाँ, तुम्हारे सोसाइटी के चेयरमैन बन गए। राइट, मैंने देखा है चेयरमैन कौन से लेवल पे चलते हैं। राइट, तो तुमको कीमत है। अगर तुम चेयरमैन नहीं हो, तुम बस एक सादा मेंबर हो, तो तुमको कीमत नहीं है। ये भी देखने को मिलता है। या तो तुम खुद के लिए स्टैंडर्ड बना देते हो, या तो तुम सोशल स्टैंडर्ड में अपने आप को गिनती करते हो। तो ये भी है एक बात। और टेकिंग ऑन सर्टन रोल्स इन लाइफ, like the husband, the father, the cabinet maker, money saved is equal to money earned. Okay, Suchitra. Yes, that is also money earned. True. अच्छा, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी कीमत जिसकी शादी नहीं हुई है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों भैया? कौन सा तीर मारा है? हाँ, लेकिन ये बन गया एक सोशल स्टैंडर्ड। हाँ, तो ये भी बात है। या तो तुम पिता बन गए, अगर तुम्हें बच्चे नहीं हैं तो जिसको बच्चा है somehow उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? ऑलराइट, बहुत अच्छे सवाल है जो हमने इस पे सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफन वैल्यू सीम्स गिवन टू यू थ्रू द अप्रिशिएशन एंड अप्रूवल ऑफ दोज यू लव, एडमायर एंड डिपेंड ऑन। जिन पे तुम सबसे ज्यादा स्नेह रखते हो, जिस पे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको तुम बहुत ज्यादा मानते हो, somebody you admire, okay? या तो जिस पे तुम निर्भर हो, डिपेंडेंट हो। ऐसे लोगों से कंटिन्यूअसली अप्रिसिएशन और अप्रूवल हम मांगते ही रहते हैं। अगर उन्होंने
अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट नहीं किया। हम्म? हर रोज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बोला जाना ही चाहिए। ऑलराइट, अरे तुम तो बेस्ट हो, ये बोला जाना ही चाहिए। ये अप्रूवल अप्रिशिएशन अगर ना मिले तो उनको लगता है कि हमने कुछ किया नहीं जिंदगी में। पूरी लाइफ अगर मुझे किसी ने नहीं बोला, और जो नहीं बोला नॉट रियली, समटाइम्स वेरी रेयरली, बट इट जस्ट नेवर केम इनटू माय हेड टिल आई स्टार्टेड रीडिंग दिस स्टफ कि भाई बहुत अच्छा किया तुमने, राइट, है ना, बहुत अच्छा खाना पकाया, स्पेशली पकाने के बारे में। तो थैंकफुली ये मेरे इसमें नहीं था। लेकिन ये जिन जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिनको हम एडमायर करते हैं, राइट, अगर अगर मुझे, जैसे मैं डॉक्टर न्यूटन को या डॉक्टर लक्ष्मी को एडमायर करती हूँ, अगर उसने बोल दिया वाह आरती, तो बस मेरी कीमत बढ़ जाती है। अगर किसी और ने बोल दिया तो वो उतनी कीमत नहीं बढ़ती। ये सवाल है यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों, why this way, right? So this is what, so clearly you can feel a sense of value from any of these things or from none of them. अब इन चीजों से तुम्हारी कीमत बढ़ सकती है या तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो हो सकता है। What is striking is how easily those sources of value change. लेकिन कितनी आसानी से उसकी कीमत, उस जो जिनसे हमें कीमत मिल रही है, हमारी कीमत जो चीजें बढ़ाती है, वो चीजों की कीमत ही बदल जाती है। हाँ, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर समझो मुझे, अगर किसी को पैसा बहुत कमाना है, अब कुछ सर्टन पॉइंट के बाद बहुत पैसा कमा लिया उसने, लेकिन अब वो पैसे में से उनको संतोष नहीं मिलता। अब वो, उनको चाहिए कि नहीं, मेरा नाम भी होना चाहिए। ऑलराइट, फिर वो बोलेंगे चलो मैं तुम्हारे कॉज के लिए पैसा देता हूँ, लेकिन मेरे नाम का बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा देना, या पार्टी लिख लेना, या डोनेटेड बाय वॉट एवर। यानी क्या हुआ कि पैसा जो बहुत मायने रखता था, अचानक अब वो मायने नहीं रखता। अब क्या, नेम, फेम, मनी हो गया, अब उनको नेम चाहिए। और अभी 4 जगह पे उनकी बोर्ड लग गई तो उनको काफी नहीं है, अब उनका नाम पेपर में आना चाहिए, तो उनको फेम चाहिए। तो सी, दो सोर्सेज ओनली, देयर वैल्यूज ओनली चेंज। अब वही बदल जाता है, ठीक है। मतलब कल किसी, जैसे मैंने कहा, किसी दोस्त का ओपिनियन किसी एक पॉइंट पे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और कुछ सालों के बाद जैसे कि वो दोस्त माने, मतलब वो कोई ओपिनियन हो या ना हो, कोई फर्क अभी नहीं पड़ता है, तो वो सोर्स ही बदल जाता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। What is striking is how easily these sources of value change. Value seems completely relative. इसका मतलब क्या हो गया कि कीमत जो है ये बहुत चीजों पे आधारित है, तो ये रिलेटिव बन गई। Always dependent on where you are in your life, what you are doing and how things are going. तुम जिंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसके हिसाब से कीमत हिलती रहती है, बदलती रहती है। It is because of your belief that value lies outside of you that you abandon yourself. क्योंकि चूंकि तुम ये मानते हो कि जो भी तुम्हारी कीमत है ये बाहर से आती है, इसलिए तुम खुद को छोड़ देते हो, अपना साथ हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर बाहर कीमत है तो ही हमें कीमत है, वरना नहीं है। It is because of your belief that value lies outside of you that you abandon yourself, turn your back on your own truth and listen to your judge. खुद को ही से ही दूर हो जाते हो, खुद के सत्य को पीठ घुमा देते हो, और फिर जज रूल करता है। जज जो बोलेगा वो होता है। This belief is the source of self betrayal that is revealed as you pursue your process of self discovery. तो मैंने ही अपने आप को कहाँ कहाँ कैसे कैसे धोखा दिया। जैसे जैसे हम सजगता बढ़ाएंगे, प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, हमारे ये ध्यान में आने वाला है।
From this perspective, the journey of inner unfoldment becomes successful the more you are able to value yourself regardless of what is going on in your life. जिंदगी में जो भी स्थिती हो, चार चौघ विचारतायत किंवा नाही विचारत आहे, लक्ष आहे किंवा नाही आहे, चार चौदा गोष्टी आहेत किंवा नाही आहेत, it doesn't matter whatever you are, whichever point, whatever is going on in your life, you are fully valuable. जैसे जैसे हम सेल्फ डिस्कवरी, हम आत्म की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे आत्म शोध होगा हमारा, तो वैसे ये बोध हमें होता जाएगा. You must learn to value who you are more than what you do, whom you know, how you feel, what you think and how you behave. मैं कैसे व्यवहार करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, मुझे कितना आता है, मतलब कितना ज्ञान है मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ, इन सारी चीजों से ज्यादा महत्व हमारे लिए होना चाहिए किस बात का, कि मैं हूँ. इस बात का महत्व हमें होना चाहिए. Only in this way will you find the motivation to be yourself fully and deeply, no matter what. कुछ भी होने दो, अपने अस्तित्व की कीमत है, बस है, वो मुझे महसूस होती है, मेरा अस्तित्व है, ये कुछ मायने रखता है, मैं जानती हूँ, उतना ही काफी है. इस स्थिति तक हमें पहुंचना है. क्लियर? मैंने जो बात बताई, राइट? However, लेकिन the more you are able to recognize and connect with your true nature, the more you realize that there is no action you can take to value yourself. Shailaja, wake up. This is for you. This is what is happening to you right now. The more you are able to recognize and connect with your true nature, the more you realize that there is no action you can take to value yourself. कुछ करने को ही नहीं रहा कि अगर मैं मीठा बोलूं तो ही मैं आत्म बोध में, आत्मज्ञान में हूँ. नहीं, मैं जब हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं तो करने जैसा कुछ नहीं रहा. फिर ना किसे मिलने की जरूरत है, ना कुछ बोलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, बस है. फिर what you do only that which needs to be done. जो करना है उतना करते हो. यहाँ पे न राग है, अटैचमेंट है, यहाँ पे न द्वेष है, डिटैचमेंट है, कुछ भी नहीं. ये हम न्यूट्रल ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे, राइट? Value is not something over which you have control, nor something you can assign to yourself. कीमत वो नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. कीमत वो भी नहीं है जो हमारे खुद का लेबल खुद पे लगा सकते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ द वेरी नेचर ऑफ हु यू आर. हम जो है उसका एक इनेट भाग है, इनेट पार्ट है, जो वैल्यू जो होती है वो. What from one, you can relax, Shailaja. It suddenly, reminded me of all your sharings, and so I just called out. What from one perspective looks like a maturing of personal value towards the deep inner nature of things is, from another perspective, simply an uncovering of the truth about reality. ये सत्य जब हम जान जाएंगे तो जो सत्य है वो हम समझ जाएंगे. ऍक्च्युली ते आपण योगामध्ये सारखं आत्मावरची पुट आहे ती सगळी काढायची आहे वगैरे. वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो इट इज अनकवरिंग द ट्रुथ. और जो छांदोग्य उपनिषद में जो हिरण्यगर्भ की बात की है कि आत्मा जो है ये हिरण्य जैसा, इट्स अ गोल्डन कवरिंग, एंड वी जस्ट हैव टू अनकवर इट, राइट? तो वो सेम वन एंड द सेम थिंग. एज यू क्लियर अवे द ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस एंड जजमेंट्स about yourself and make contact with direct experience of being in the moment,
you find that the experience of being yourself is inherently valuable and each moment of living is implicitly meaningful. मेरी हर सांस important है. Every breath is very, very valuable because my being is valuable. ये बात जैसे जैसे क्षण में हम जीना, मैं ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए. जब जब हम ये प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस और ये सही है, वो गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा है, इन चीजों से हम जब बाहर निकल जाएंगे तो अनुभव से हमारा प्रत्यक्ष होगा. दैट इज अ स्पिरिचुअल टर्म, एन इंडियन स्पिरिचुअल टर्म, प्रत्यक्ष. तो वो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा होगा और फिर हम हमारी हर घड़ी, हर सांस, हमारा अस्तित्व पूरी तरह मौल्यवान बन जाएगा. ऑलराइट. when experienced, अब ऐसा जब अनुभव होता है, this quality gives you a sense of home and a feeling that you have a right to be here because you are made of the same essential substance as everything else in the universe. और फिर वो oneness का अनुभव होगा. जब oneness का वो अनुभव होता है तब ऐसे लगता है कि हम घर पे ही तो है, कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग और कौन सा डेस्टिनेशन. जो हम है वही हमारा ब्रह्मांड है, वही हमारा देवत्व है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है. सब कुछ अब भी इस क्षण में यहाँ है. ये जब महसूस होगा तो हम घर पे है, रिलैक्स्ड, वी आर एट होम. एक. और दूसरा, यू हैव अ राइट टू बी हियर. पता है, जब मूलाधार चक्र के स्ट्रेंथनिंग में एफर्मेशंस की लिस्ट देती हूँ, सबसे पहला सेंटेंस ये देती हूँ, आई हैव अ राइट टू बी हियर. मैं अभी इस क्षण यहाँ हूँ और ये मेरा हक है. मैं यहाँ पे टेम्पररीली आई नहीं हूँ. हाँ, इट इज माई राइट टू बी हियर. मैं हक से यहाँ पर हूँ. जब तुम हक से कहाँ पे होते हो तो तुम कैसे होते हो? कंप्लीटली रिलैक्स्ड, एट होम. मेरा घर है यार, यहाँ से मुझे कौन निकालेगा. देर आर नो इनसिक्योरिटीज, देर आर नो क्वेश्चंस, देर आर नो डाउट. कुछ भी तो नहीं है. मैं घर पे हूँ. आई एम हियर right now. So you feel that because you made of the same essential substance as everything else in the universe. By its nature, that substance is of value and must be recognized, supported and treasured. तो ये जो भी अस्तित्व नामक चीज है, हाँ, इसकी कीमत हमने करनी है. You realize that the loss of this knowing is what causes you such pain as you get caught up on the judge's belief about what is worthwhile. काम नहीं करोगे, प्रोजेक्ट थ्रू नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेगा, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम गरीब हो जाओगे, तुम रास्ते पे आ जाओगे. ये अंदर का जज हमें चाबुक लगाकर दौड़ाते रहता है. जब जब हम आत्मज्ञान के साथ नहीं है, तब तक हमारी दुनिया, हमारी गाड़ी, हमारा जीवन ये जज चला रहा है. The experience of value is intimate and personal. It affirms your being with a pure knowing that you belong and are welcomed in this life. To know yourself this way dissolves much of the motivation for even paying attention to the judge. And you feel, why bother? अरे ये जज को भी क्यों ध्यान देना है? इस जज को क्यों, ये क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है. मैं जानती हूँ कि मैं हूँ. और मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि. तुम कौन हो? तत्वमसि. तुम भी तो वही हो. राइट. सो एवरीथिंग इज आई एम दैट. अगर मैं ब्रह्म, तो मैं फिर वो जज को कुछ भी, जो भी माइंड को खेल खेलना है खेलने दो, जज को जो करना है करने दो. व्हाई बॉदर टू लुक एट इट? वैल्यू इज द एक्सपीरियंस ऑफ यू एज अ मीनिंगफुल प्रेजेंस. मेरे अस्तित्व का अर्थ यानी मेरी कीमत.
द मोर यू टेस्ट दिस हार्ट क्वालिटी, और ये जो गुणधर्म है हृदय का गुणधर्म है, और जितना इसको ज्यादा चखोगे द मोर यू रियलाइज इट इज एट द वेरी सेंटर ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर क्षण में तुम इसे चख सकते हो, ये हमारे ध्यान में आएगा। इट इज देयर वेटिंग टू बी रिवील्ड एट द हार्ट ऑफ एवरी थॉट, every feeling, every action, every role, or every experience that arises out of you। तुम्हारा हर अनुभव, तुम्हारा हर रोल जो तुम खेल रहे हो, तुम्हारी हर क्रिया, तुम्हारा हर भावना, तुम्हारा हर विचार, ये हृदय से आएगा। जो भी करोगे दिल से करोगे। ऑलराइट, द वैल्यू रिमेन्स नो मैटर व्हाट फॉर्म योर लाइफ टेक्स। तुम्हारे जिंदगी के ड्रामा में कुछ भी हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, ये एंडिंग, वो एंडिंग, या नॉट जस्ट एंडिंग, बिगिनिंग एंड मिडिल एंड एंडिंग, ऑल ऑफ इट, यू नो, पहला घंटा, दूसरा घंटा जिंदगी का, तीसरा घंटा ड्रामा का, कुछ भी होने दो, कोई भी स्टोरी होने दो, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी भी कम नहीं होगी। इट इज द नेचर ऑफ हु यू आर। हम जो है इसका ये स्वभाव बनता है। तो यस, दिस इज व्हाट दे हैव टू से अबाउट वैल्यू। क्या लगता है, कैसे लगा इनका एक्सप्लेनेशन? हाँ, इट्स मेकिंग सेंस? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल, हम पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे हमेशा ही, और हमेशा थे, सच में, बिल्कुल। बस कुछ कम उसमें नहीं रहने का होता, है। हाँ उसमें रहना है। कुछ कम नहीं होने वाला है, कुछ ऐड नहीं होने वाला है, ना मल्टीप्लिकेशन, नो डिविजन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वी आर कंप्लीट, वी आर होल, एंड वी विल ऑलवेज बी कंप्लीट एंड होल। हाँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इट। तो आत्मज्ञान पे आना यानी जज को शांत करना। ये स्वाति बोल। जोपर्यंत हे कळत नव्हतं की आपण सोल, तोपर्यंत हे सगळं वाईट वाटणं वगैरे सगळं होत होतं। हाँ। आता काही फरकच पडत नाही ठीक आहे। खरंय खरंय, काही फरक पडत नाही। आय लाईक द वे स्वाती सेड इट। आता तर काही फरकच पडत नाही। आय ऍक्च्युअली कुड फील दॅट। येस, हाँ सुप्रिया क्या बोलते हैं? ऑल राइट, ओके, यस, सो दिस वाज ऑन वैल्यू। इसका प्रैक्टिस जो है मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि हमने प्रैक्टिकल क्या करना है। एक्सप्लोरिंग वैल्यू, हाँ, कीमत को किस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे। एज वी हैव सीन, एक्सपीरियंसिंग वैल्यू इज मोर अबाउट पीलिंग अवे लेयर्स ऑफ बिलीफ दैट एक्टिवली ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। हाँ, जैसे मैं जो एक अभी मेरे बीच में एक क्लाइंट थी, वो बोल रही थी कि मैं बेहतर बन सकती हूँ, मैं बेहतर हो सकती हूँ, आई कैन बी बेटर, यू नो, आई कैन बी बेटर। So you're not good enough now. Where does that come from? That I'm not good enough, so I need to be better. Huh? So value is more about peeling away layers of belief that actively trying to change anything, कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। ये जो भी मान्यताएं है कि मैंने, मेरा व्यवहार बदलना है, आदतें बदलनी है, मेरे लोग बदलने हैं, मेरी जगह बदलनी है, जो भी कुछ, तो वो जो भी कुछ है, कुछ भी बदलना है, इस चीज को छोड़ देना यानी शुद्धि क्रिया। जो भी मान्यताओं के लेयर्स बने हैं, ये लेयर्स को क्लियर करना यानी अपनी आत्म कीमत में आना या आत्मज्ञान में आना। योर सेंस ऑफ वैल्यू permeates how you live. So it is useful to bring up more attention to seeing through your beliefs about what is valuable. The practice to support this is brief and simple and best done whenever possible. हाँ, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और जब हो सके तब तुम कर सकते हो। थ्रू आउट योर डे, दिन भर पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, जो भी कर रहे हो रुको, एक पॉज ले लो और खुद को पूछो, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। व्हाट एम आई वैल्यूइंग दैट मेक्स मी डू दिस, ये महत्व का क्यों है, कौन सी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है
जिसके वजह से मैं ये कर रही हूँ। वेयर डिड आई लर्न टू वैल्यू दिस? वो जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं ये कर रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से आया? ये मुझे किसने कहा? मैंने खुद को कहा, कभी कहा? हाँ, so where did that come from? What relationship does this valuing have to my sense of my own value? और ये जो मेरा संबंध, ये जो अगर मैंने ये काम किया तो मेरी वैल्यू बनी रहेगी, राइट? तो मेरे घर की मैं रानी हूँ, तो मेरे अगर मैंने खाना पकाया, घर संभाला, तो मेरी, अगर मैं खाने पकाते वक्त अगर ये सोच लूं कि अगर मैंने खाना नहीं पकाया तो मेरी वैल्यू कम होने वाली है, तो मैं खाना पकाऊं ताकि मैं वैल्यू, तो कब मैंने ये सोचा कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम करूंगी तो ही मुझे वैल्यू है, वरना मुझे नहीं है? ये मैंने कब सोचा? मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? व्हाट रिलेशनशिप डज दिस वैल्यू हैव टू माय ओन सेल्फ? तो क्या अगर ये काम को हटाया जाए तो मेरी कीमत नहीं है? तो मेरे आंतरिक कीमत, मेरे आत्मा की जो जो भी वैल्यू है, इससे ये कैसे, इसका संबंध इस काम से कैसे बनता है? Anything you are doing can be taken on several different levels, as performing a physical activity in the moment, carrying out a course of action over time, playing out a role in a social flow, pursuing an intention to make something happen, or even acting to maintain a particular sense of self. तो किसी भी जिंदगी के पहलू में तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, और इसका अनुभव ये प्रैक्टिस करके ये सवाल खुद को पूछते हो। अभी तो मैंने फिजिकल एक्टिविटी, खाना पकाना फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये तो अभी हुई है ना, लेकिन मैं 10 साल से सो एंड सो रोल में हूँ, लाइक 10 साल से मैं सास हूँ, आई एम अ मदर इन लॉ, राइट? सो 10 years ऑफ बीइंग अ मदर इन लॉ, तो उसके अगर उससे लेके कुछ हो रहा है तो वो वैल्यू के बारे में तुमने उसे, क्या तुम सोचते हो उन चीज के बारे में? जो ऊपर गए दिए सवाल है उसको देखोगे, या तो अगर तुम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर तुम कुछ इंटेंशन है तुम्हारा कि ये कुछ होना चाहिए, तो वो जो होना है उसका वैल्यू और तुम्हारा वैल्यू, अगेन इसको देख लो, वगैरह वगैरह। मैं ये पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज वैल्यू इज अ फैक्टर थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन डू द प्रैक्टिस इन रिलेशन टू एनी वैल्यू. This practice is particularly useful when you are engaging the judge, because the judge's power is based on a particular standard of valuation. तो especially जब जज के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है ना, तब अगर ये एक्सरसाइज की जाएगी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा. सो आया होमवर्क, ध्यान में आया? हाँ, क्लियर है? कुछ सवाल है, कोई शंका है होमवर्क को लेके? फिर से बोलो ना, एक संबंध के बारे में आया. हाँ, संबंध के बारे, बरोबर. फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आया, हाँ. काम के बारे में आया, कुछ काम कर रहे हो, या तो तुम लंबे समय से कुछ संबंध बना हुआ है जो रोल प्ले तुम कर रहे हो, या तो सोशली, जैसे अगर तुम, जैसे आप कि भाई तुम्हारे जो भी समाज है या तुम्हारा जो भी ग्रुप है उसमें तुम ग्रुप लीडर हो, तो वो जो रोल बनता है वो आ सकता है, या तो तुम कुछ सर्टन पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो, तो वो हो सकता है, या तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है फिजिकल लेवल पे या फ्यूचर के में भी हो सकता है, तो उस पे तुमने रुक के ये सवाल पूछने हैं. This practice is particularly useful when you are engaging the judge, because the judge's power is based on a particular standard of valuation. अगर अंदर का जज बोल रहा है नहीं नहीं आगे जाओ, नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, तब ये सवाल पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा, ये होमवर्क तब ज्यादा अच्छा होगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, अब भी मैंने ये क्यों करना है. अंदर की आवाज बोल रही है कि जाओ आगे बढ़ो, हाईलाइट हो जाओ, लेकिन क्या जरूरी है? क्या मैं हाईलाइट हो जाऊंगी तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर शांति से पीछे की चेयर में बैठी रहूंगी तो क्या मेरी कीमत कम हो जाएगी? फ्रेंड्स, समहाउ ना
मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ही मुझे अनुभव के तौर पे याद आते हैं। मैं एक और मैं मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके इनर जज ना बिल्कुल शांत होते हैं, ये लोग आत्मज्ञान में होते हैं। आई विल टेल यू, अब मैं क्या किसका उदाहरण दूं। मैं डॉक्टर न्यूटन जिनको ऑलमोस्ट अभी 14-15 ईयर्स से जानती हूँ, उनको मैंने अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग सेटिंग्स में देखा है। वर्कशॉप्स कंडक्ट करते देखा है, थेरेपिस्ट कोर्सेज कंडक्ट करते देखा है, जहाँ पे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में देखा है जहाँ पे वो है उनका वो कॉन्फ्रेंस है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो जहाँ पे वो ही इज द हेड। लेकिन पिरामिड वैली का जो कॉन्फ्रेंस होता है, ARRR आई थिंक, उसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो पत्री जी का बेबी है। वो प्रोजेक्ट वो जो भी है वो पत्री जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था, और इनका कुछ रोल है ही नहीं वहां पे। तो मैंने उनको अलग अलग सेटिंग्स में देखा है, तो मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशंस जब वो वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, तभी ऑफ कोर्स वो जो विषय पे उनको बात करनी है वो विषय पर उनका प्रभुत्व देखा है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते देखा है, लोग उनको घेरते हैं, सवाल करते हैं, ही इज लाइक। लेकिन जब मैंने उनको पिरामिड वैली पे वगैरह देखा जहाँ पे उनका कोई रोल नहीं है, तो अगर कोई और प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो किसी भी स्टूडेंट की तरह पेपर और पेन लेके बैठते हैं और नोट्स निकालते हैं। और अभी सामने वो प्रेजेंटर खड़ा है, तो वो 400 घ्यान बरोबर म्हणतो ना आपण, हम लोग बैठे हैं बस हमारे साथ काय म्हणतो मांडी घालून बसून घेतात ते। नोवेयर डज ही एक्सपेक्ट, उनके अस्तित्व में ही मुझे महत्व मिलना चाहिए। अभी अभी मैं 3 साल से उनको नहीं मिली हूँ, लेकिन तब तक का जो भी मैंने उनको देखा है ये बात है। अभी जो लोग माधवी जैसे जो लोग मिले हैं, वो ये मेरी बात सच है या नहीं वो बता पाएंगे, लेकिन कहीं भी उनका वो आत्मा है और वो आत्मा की तरह बिहेव करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और मुझे खुशी होती है कि इस बात को मैं अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ये बात मुझ में भी है, वरना मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती। या मे बी आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन ईगो, आई एम जस्ट सेइंग इट नोइंग योर इंट्रिंसिक वैल्यू। I am a human being, I am a soul, and I will be that way. Everything else is role play, everything else is temporary. आज 10 जन मान रहे, कोई कल कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, we know so many big actresses and actors who are like when they are dying, they are in such a bad state. Nobody has asked them for the last 20 years. और जब वो उनका टाइम था, तभी वो तो मतलब रूल करते थे, और बाद में उनकी कोई कीमत नहीं। तो ये सब क्षणभंगुर कहते हैं ना हम, जैसे दिस इज ऑल टेम्पररी एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज पासिंग ऑन। सो व्हेन यू नो दिस, then you just be who you are. You are not then afraid to ask questions also. भाई आई एम सपोज टू नो सो मच, हाउ शुड आई आस्क अ क्वेश्चन? क्यों भैया, ये ईगो बोलेगा। लेकिन he doesn't think, she doesn't think, you know। तो वो कंप्लीटली नॉन जजमेंटलिज्म क्या होता है, ये उनको देख के मुझे महसूस होता था। और दूसरी बात, उनका 2 गुण धर्म मैंने उनके मुंह पे भी अप्रिशिएट किए है, 2 गुण धर्म मैंने उनके ऑब्जर्व किए, सीखे, और वो थेरेपिस्ट कोर्स के एंड पे मैंने फीडबैक में उनको बोला, एक तो नॉन जजमेंटलिज्म किसको कहते हैं ये मैं तुमको देखकर समझी हूँ, और दूसरा समभाव। They love everybody equally because there is non-judgmentalism, because they are non-judgment, everybody and everything is the same for them. सब कुछ एक। हाँ? तो ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो बात होनी चाहिए कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं श्वास ले रही हूँ, मुझे वैल्यू है। इससे बढ़ के और क्या चीज, राइट? कोई और
शेयर करना चाहेगा जो खुद का अनुभव इस तरह से, तो यू कैन टेल मी अबाउट इट। व्हाट्स द टाइम? या अभी है 10 मिनट। वुड यू लाइक टू से समथिंग? किसी को कुछ कहना है? આરતીબેન, અમે જ્યારે બી તમને જવાબ આપીએ ને કાંઈ બી, હા. ત્યારે મેં ઈ માર્ક કર્યું છે કે હંમેશા અમારો જે બી જવાબ હોય ને ઈ તમે યસ જ બોલશો ને એનાથી જ તમે આગળ વધશો. ત્યારે તમે એમ નહીં કહો કે તમે રોંગ છો, કે આ સહી નથી, કે આ ગલત નથી. क्योंकि कुछ राइट और रॉन्ग होता भी नहीं है, हाँ. पर्सपेक्टिव मतलब होते हैं। हम्म. यस, थैंक यू सो मच। अच्छा 10 मिनट्स है, कैन आई टेक अप द नेक्स्ट चैप्टर? बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो है ये मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाली हूँ, कोई भी हिस्सा इसका नहीं पढ़ने वाली हूँ। उस चैप्टर के एंड पे उन्होंने पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिए हैं, तो मुद्दे जो दिए हैं, तो ये मैं मुद्दे पढ़ूंगी और बताऊंगी। डू यू वांट मी टू स्टार्ट नाउ? हाँ Yeah. हाँ. Should I? Yes. Yeah. But then I might not finish it today. I don't know. शायद खत्म ना हो। All right. All right, ठीक है, चलो। We move on to chapter 20, which is defending against judgment. अब judgment जब आता है तो उसका डिफेंस जो हम करते हैं उसके बारे में, तो कुछ पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं। हाँ, स्वाति, फॉर यू वी आर ऑन पेज नंबर 253। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट है डिफेंडिंग इज द प्रैक्टिस। देखो अभी हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि अंदर के जज को पहचानो। अब पहचानने के बाद इसको हमें शांत करना है। तो कल हमने 2-3 बातें, 2-3 पॉइंट्स हमें दिए गए। तुम कर सकते हो, तुम शटअप कर सकते हो, या तुम जो भी कुछ है, अलग अलग रेस्पॉन्सेस देके तुम उसे शांत कर सकते हो। लेकिन ये प्रयत्न पूर्वक, इसमें प्रयत्न आया। So this is effortful. So now when we are making that effort, we have to remember some things about making that effort. All right. So that's what they are talking about over here. Defending is the practice of active disengaging. मैंने बोला ना effort, which is supported by activating your vital survival strength and intelligence. अब ये effort के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें ताकत चाहिएगी, स्ट्रेंथ, और हमें दिमाग चाहिएगा, इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा। हाँ, हमारा जज चालू है, हमें महाचालू बनना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस। सो बिकॉज द जज यूजेस ऑल द ट्रिक्स इन द बुक, राइट? एंड यू हैव टू बिकम स्मार्टर देन इट। सो दैट इज द पॉइंट। शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर, बिल्कुल। उसमें बढ़कर ही हमें, अगर बढ़ जाएंगे तो ही होगा, और उसके लिए स्ट्रेंथ हमें चाहिएगी, इंटेलिजेंस चाहिएगा। इट्स एम इज टू इंटरप्ट इन द मोमेंट योर एंगेजमेंट विद द अटैक इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। तो और ये हम क्यों करेंगे? अब भी जो अटैक हो रहा है, वो अटैक को हमें सौम्य नहीं करना है, वो अटैक को हमें रोकना है। We want to stop it completely. We don't want to make it mild or light or anything of that sort. We just want to stop it completely. So ये पहला, so strength and intelligence is you keep in mind. Yes, okay, Supriya, you can move. ठीक है, all right. So ये हो गया पहला। दूसरा point, it is important to examine the content of an attack, how it affects you, why you believe it, where it came from, and who it makes you believe that you are. However, such mental understanding must be in the service of extracting you from the grips of the attack. It is not merely for self-improvement or to make you a better person. तो जब भी हम पर अटैक होता है, तब वो अटैक जो हुआ है, इसका गुण क्या है, वो क्या, उसका कंटेंट क्या है, इसको देखना है। इसका परिणाम तुम पर क्या हो रहा है, मन और शरीर पर। क्या तुम उस चीज पर विश्वास कर रहे हो? तीसरी बात है, ये कहाँ से आया? और चौथा, कौन है वो जो तुम्हें ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि तुम ऐसे हो? समझो अगर तुम्हारे जज ने बोल दिया कि तुम बहुत यूजलेस हो, अगर ये बोल दिया, हाँ, एक पॉइंट ले लो, या तुम वीक हो, ये अगर बोल दिया, तो जब तुमको यूजलेस या वीक कहा गया, हाउ डिड इट अफेक्ट यू? तुम्हें क्या महसूस हुआ?
व्हाई डिड यू बिलीव इट? इस बात को तुमने मान कैसे लिया कि तुम यूजलेस हो, तुम वीक हो? वेयर इट केम फ्रॉम? कहाँ से आया ये मान्यता आई कहाँ से कि तुम यूजलेस हो, वीक हो? एंड हु मेक्स इट, हु इट मेक्स यू बिलीव यू आर? और अगर तुम ये मानते हो तो तुम अपने आप का क्या समझते हो? क्या तुम अपने आप को एक प्राणी मात्र समझते हो? तुम अपने आप को पैरासाइट समझते हो, डिपेंडेंट समझते हो, क्या समझते हो? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एज अबाउट व्हाट यू थिंक, हु यू थिंक यू आर। लेकिन ये जो भी रुकना है अटैक होते वक्त और ये चीजों को जानना है, ये प्रयत्न, ये जानने का प्रयत्न जो भी तुमने करना है, ये बेहतर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट या आप बेटर पर्सन बनो, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी जो अटैक हो रहा है उसको पूरी तरह रोकने के लिए तुम कर रहे हो। इस बात का ख्याल रहे। तो इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा, क्यों पता है फ्रेंड्स? बिकॉज वरना उसका एक मेरीगो राउंड चालू हो जाएगा कि ओ मैं अब क्या कर सकती हूँ, अब इसके लिए मैंने, you will start planning, the mind will go on another trip, and again that will be your judge talking to you, telling you how to go about it. તો સારા હોવાનું બી અભિમાન આવી જાય. હા ના, અને ઈ તમારું જજ જ તમને કહેશે કે તમારે શું કરવાનું ને કેવી રીતે કરવાનું. એટલે તમારે કંઈ કરવું છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું આમ કરીશ કે એ બધું નથી વિચાર કરવાનો. એટેક જ બંધ થઈ જવા જોઈએ. बस अभी मुद्दा क्या है, ये जो मेरे पे अटैक हो रहा है ये अटैक बंद हो जाए, बस उतना ख्याल रहे. हाँ, वरना एक दूसरे ट्रिप पे चले जाओगे, वो जज कब बात, तुमने खुद को छोड़ दिया और जज की बातें दिमाग में घूमने लगी, ये कब चालू हो जाएगा तुमको? इतना सारा किताब पढ़ने के बदले मुझे कभी कभी मैं ये, इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्यों ना मैं एक ही लाइन पे बोला करूँ, सारे जड़ का मतलब, ये सारे इसी की जड़ का सवाल जवाब एक ही है, योग चित्त वृत्ति निरोध। सारी वृत्तियों को खत्म करो तो माइंड का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा नहीं, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी. ऑलराइट, उसके बाद द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर, defending is a conscious act of confronting head on the attack you are experiencing by bringing your full awareness to the fact of being judged and acting on that awareness. तो सबसे important बात ये है कि सजगता, कि ये मुझ पर अभी अटैक हो रहा है और इसको मैं काउंटर अटैक करने जा रही हूँ, और ये काउंटर अटैक मैं सर से कर रही हूँ या हृदय से कर रही हूँ या नाभि से कर रही हूँ. और फिर ये सजगता कि नहीं नहीं, मुझे कोई काउंटर अटैक नहीं करना है, क्योंकि काउंटर अटैक करना यानी जुड़ना, और मुझे इससे जुड़ना ही नहीं है, तो मुझे इसे बिल्कुल चुप बिठाना है, मुझे इस अटैक को रोकना है. सो ये कॉन्शियस एक्ट जो है, इसकी जो सजगता है, तुमको जज किया जा रहा है, वो सजगता, और तुम जो भी अवेयरनेस है, सजगता की सजगता ये रहनी होगी, ये रखनी होगी. हाँ, कि तुम सजग हो गए हो, इसकी सजगता तुम्हें रखनी होगी. ऑलराइट, defending is a conscious act of confronting head on the attack you are experiencing by bringing your full awareness to the fact of being judged and acting on that awareness. अब इस सजगता का तुम क्या करोगे, उसकी सजगता तुम्हें रखनी होगी. राइट, next point is, just as it has been important to feel and understand the depth of engagement with the judge in order to truly want to disengage, so it is vital to learn to recognize and value the disengagement when it happened. When you are strongly oriented towards seeking a change in the judge or the content of its attacks, you may not initially value the shift of disengagement. आज मैंने अपने जज को सक्सेसफुली रोका है, याहू, वो जो है वो होना चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं. हाँ, मैंने बिल्कुल एक सेंटेंस में आपको बता दिया कि ये डिसएंगेजमेंट जो हुआ है,
उसकी सजगता जब तुम रखोगे तो तुम्हारी वो जो क्वालिटी है, वो कंटेंट है, वो सब बदलती जाएगी. When you are strongly oriented towards seeking a change in the judge or the content of its attack, you may not initially value the shift of disengagement. तो ये हो सकता है कि अरे मैंने disengage कर दिया, ये तुम्हारे ध्यान में ना आए. तो ध्यान में आना चाहिए कि ये तुमने disengage किया, तुमने उसको किया और वो चुप बैठा. राइट, ये ध्यान में आना चाहिए. I think and there are 4 more points. So I think I will just stop over here for now, and we will take it up tomorrow, the next 2 points. Okay, defending against judgment. और उसके बाद में थोड़े गाइडलाइंस है, 4 पॉइंट्स उसके हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज जो दी है ये 2 पेजेस की है, सो इट इज अ लिटिल मोर. करेक्ट? किसी को कुछ कहना है? यू वांट टू से समथिंग? यस. Yeah. No? All good? All Oh, good. જજ મરી ગયો. उसको खत्म ही कर दिया. All right then. So I will just आज का सेशन को जज करने के लिए भी वो बचा नहीं है. yeah. All right. So with that note, we will stop over here. Okay. Yeah.